नमस्कार दोस्तों। सोचकर देखिए, एक अकेले सिनेमैटिक सुपरस्टार ने कैसे एक पूरे राज्य की सेट परंपरागत राजनीति को हिलाकर रख दिया है। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे टीवी के यानी तमिलिगा वेत्री खजागम और एक्टर विजय की इस जबरदस्त एंट्री ने पुराने पॉलिटिकल दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मास्टर गेम को समझते हैं। 110 बटन 118। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तमिलनाडु की बिल्कुल नई राजनीतिक हकीकत है। एक्टर विजय की जो नई पार्टी है ना, टीवी के, उसने लगभग 110 सीटें अपने नाम कर ली हैं। सरकार बनाने और उस मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने के लिए उन्हें चाहिए 118 सीट्स, यानी वो सिर्फ 8 सीटें दूर हैं। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका ये पहला बड़ा इलेक्शन है, उसने आते ही डीएमके और एआईडीएमके जैसे जमाए हुए दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। ये आंकड़े अपने आप में चीख चीख कर बता रहे हैं कि विजय का इम्पैक्ट असल में कितना मैसिव है। और इस इम्पैक्ट के पीछे जो फैन फॉलोइंग है ना, उसकी दीवानगी का लेवल अलग ही है। नॉर्मली तमिलनाडु में फैंस अपने पसंदीदा एक्टर्स के बड़े बड़े कटआउट्स को दूध से नहलाया करते हैं, एक ट्रेडिशन सा है वहाँ। लेकिन विजय की फैन बेस इतनी ज्यादा विशाल है कि उनके रैलियों में फेटल स्टैम्पीड्स या भगदड़ से जान जाने का खतरा पैदा हो गया था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला टीवी के ने? उन्होंने लिटरली हॉलोग्राम्स बनाकर रैलीज की, और यहां तक कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अपने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया। मतलब मॉडर्न टेक और ट्रेडिशनल फैन क्रेज का एक बिल्कुल ही अनोखा मिश्रण। पहला हिस्सा, द मास्टरमाइंड, प्रशांत किशोर की मास्टर स्ट्रेटजी। देखिए, विजय डेफिनेटली स्टेज का चेहरा थे, लेकिन पर्दे के पीछे जिसने इस पूरे कैंपेन को दिशा दी, वो स्ट्रेटजी इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर की थी। इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए प्रशांत किशोर का एक वायरल स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने पब्लिकली कहा था, इस जंगल में चाहे कितने भी सियार क्यों ना हो, शेर केवल एक ही होगा। अब देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, पर इस कोट से हम उनके उस आक्रामक आत्मविश्वास को जरूर समझ सकते हैं जो उन्होंने इस मैसिव पॉलिटिकल शिफ्ट के दौरान दिखाया। ये बताता है कि पर्दे के पीछे की प्लानिंग एक्चुअली कितनी अग्रेसिव थी। तो आखिर इस मास्टर स्ट्रैटेजी के मेन पिलर्स क्या थे? दरअसल 4 सबसे बड़े फैक्टर्स थे। पहला, डीएमके के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, जिसका टीवीवीके ने पूरा फायदा उठाया। दूसरा, महिलाओं और युवाओं पर उनका डायरेक्ट फोकस। तीसरा, वेलफेयर और फ्रीबीज के वादे, जो वहां की पॉलिटिक्स का कोर हिस्सा हैं। और चौथा फैक्टर, जो रिपोर्ट्स में हाईलाइट किया गया है, वो है प्रशांत किशोर की एक पर्सनल मोटिवेशन। उन्होंने स्टेट किया था कि वो तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुए पिछले दुर्व्यवहार और अपमान का जवाब देने के इरादे से इस कैंपेन में आए थे। तो ये चारों चीजें मिलकर इस जीत का आधार बनी। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट, सिनेमा और राजनीति। अब एक सच्चाई समझिए, विजय का इस तरह राजनीति में आना ये कोई अचानक घटी हुई घटना बिल्कुल नहीं है। असल में ये तमिलनाडु की एक सदी पुरानी परंपरा का ही नया चैप्टर है। वहां सिनेमा और पॉलिटिक्स का ये गठजोड़ इतिहास में बहुत पहले सेट हो चुका था। चलिए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पुरानी द्राविडियन पॉलिटिकल प्लेबुक के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के नए आइडियाज फॉर्मुलेट करना। स्टेप 2, इन्हीं आइडियाज को फिल्म की स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स के जरिए बड़े पर्दे पर उतारना। और स्टेप 3, जब एक बड़ा एक्टर पर्दे पर इन डायलॉग्स को बोलता है तो उसके विशाल फैन क्लब्स बन जाते हैं, जिन्हें जमीनी स्तर पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली सिनेमा हॉल्स ही उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेजेस बन गए थे। अगर हम इतिहास को देखें तो एक क्लियर डिवीजन दिखता है। एक तरफ थे राइटर्स और थिंकर्स, जिसमें पेरियार, अन्नादुराई और करुणानिधि आते हैं। ये वो दिमाग थे जिन्होंने आइडियोलॉजी बनाई और जबरदस्त स्क्रिप्ट्स लिखी। और दूसरी तरफ थे इनके चेहरे, जिसमें पहले एमजीआर थे, फिर जयललिता आए और अब विजय शामिल हैं। इन कैरिज्मेटिक चेहरों ने उन लिखी हुई बातों को अमली जामा पहनाया और जनता तक पहुंचाकर एक मैसिव बेस तैयार किया। अब इन स्क्रिप्ट्स में क्या होता था? इसकी फाउंडेशन आई पेरियार के सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से। एकदम न्यूट्रल और फैक्चुअल होकर बताऊं तो ये एक एंटी ब्राह्मणिकल सामाजिक आंदोलन था, जो इक्वालिटी, सामाजिक न्याय और एक स्ट्रॉन्ग रीजनल द्रविडियन आइडेंटिटी की बात करता था। इसी कोर आइडियोलॉजी को शुरुआती स्क्रिप्ट राइटर्स ने तमिल सिनेमा की कहानियों में डालना शुरू किया, ताकि ये विचार डायरेक्टली हर आम आदमी तक पहुंचे। और ये ट्रांसलेशन का काम किसने किया? अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे शुरुआती नेताओं ने। इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पेरियार के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल थॉट्स को एंगेजिंग डायलॉग्स में बदल दिया।
सोचिए, सिनेमा हॉल्स को ही अपना सबसे बड़ा मंच बना लिया। जब हीरो पर्दे पर सोशल जस्टिस के ये डायलॉग्स बोलता तो दर्शक सीटियां बजाते और एंटरटेनमेंट के साथ साथ पॉलिटिक्स भी उनके दिलों में उतर रही थी। तीसरा हिस्सा, अभिनेताओं का योग, एमजीआर से जयललिता तक का सफर। एक वक्त आया जब पर्दे पर डायलॉग्स बोलने वाले इन एक्टर्स को लगा कि वो सिर्फ एक मोहरा क्यों रहे। उन्होंने अपने आप को स्क्रिप्ट से आगे निकाला और सीधे सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1972 में। एक बहुत ड्रामेटिक फॉलआउट हुआ। करुणानिधि जी को लगता था कि उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स की वजह से ही एमजीआर सुपरस्टार बने हैं, पर एमजीआर ये समझ चुके थे कि ये जो मैसिव भीड़ है ना, वो दरअसल उनके चेहरे और उनकी इमेज के पीछे पागल है। इस रियलिटी चेक के बाद एमजीआर ने डीएमके छोड़ दी और खुद की एक नई पार्टी एआईएडीएमके बना डाली। अगर हम इन पावर शिफ्ट्स की क्विक टाइमलाइन देखें तो 1967 में राइटर अन्ना दोराई जीतते हैं, फिर 1972 में एक्टर एमजीआर अलग होकर आगे बढ़ते हैं और 1991 में एमजीआर की ऑन स्क्रीन को-स्टार जयललिता मुख्यमंत्री बन जाती हैं। पैटर्न बिल्कुल साफ है। तमिलनाडु ने लगातार अपने सिनेमा के सुपरस्टार्स को चुनाव में जीत का ताज पहनाया है और ये पॉलिटिकल डोमिनेंस 2016 तक सीमलेसली चलता रहा। तो इन एक्टर्स ने पावर मेंटेन कैसे की? उनका विनिंग फॉर्मूला बड़ा ही क्लियर था। उन्होंने खुद को एक मसीहा या सेवियर बना लिया। मिड डे मील्स, ढेर सारी फ्रीबीज, सस्ता राशन और सस्ती दवाइयां देकर जनता का दिल जीता। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि एमजीआर के निधन के बाद जयललिता लगातार 21 घंटे उनके शव के पास खड़ी रही थी, जिसने सक्सेशन बैटल में उन्हें एक अल्टीमेट प्रोवाइडर और वफादार नेता के रूप में स्थापित कर दिया। चौथा हिस्सा, द पॉलिटिकल वैक्यूम, यानी उस खाली जगह को भरना। अब कहानी वापस मॉडर्न डे पर आती है। किस तरह का पॉलिटिकल लैंडस्केप बना जिसने एक्चुअली विजय की इस मैसिव एंट्री को पॉसिबल बनाया। देखिए, 2016 तक आते आते तमिलनाडु ने जयललिता और करुणानिधि दोनों ही दिग्गजों को खो दिया। हालांकि 2021 में डीएमके के एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन एक स्पेसिफिक कल्चरल रोल, वो एक्टर सेवियर वाली सीट, वो पूरी तरह से खाली पड़ी थी। जनता अभी भी उस पुराने संचय में फिट होने वाले नए हीरो की तलाश में थी। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। कमल हासन ने पॉलिटिक्स में उतरकर एक मिडिल पाथ ढूंढने की कोशिश की, पर जनता उनसे उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाई। वहीं रजनीकांत ने भी सस्पेंस बनाए रखा, पर फाइनली राजनीति से अपने कदम पीछे खींच लिए। तो एज अ रिजल्ट वो ऐतिहासिक कुर्सी खाली की खाली ही रह गई। और यही आकर पूरी कहानी कनेक्ट होती है। एक्टर विजय ने ठीक इसी हिस्टोरिकल वैक्यूम, इसी खाली जगह को भरा है। उन्होंने एकदम परफेक्टली उस सदी पुरानी द्रविडियन प्लेबुक को फॉलो किया, फैन क्लब्स को मोबिलाइज किया, एक मसीहा वाली इमेज बनाई और जनता के नए थलापति यानी कमांडर बन गए। उनकी आज की जीत उनके इसी सीमलेस कल्चरल टेम्पलेट का नतीजा है। तो अब आगे क्या? टीवी के लगभग 110 सीट्स लाके खड़ी है, पर सरकार बनाने के लिए वो 118 का जादुई आंकड़ा चाहिए। तो क्या अब टीवी के कांग्रेस, पीएमके या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके मेजॉरिटी क्रॉस करेगी? तमिलनाडु में सरकार बनाने की इस नई रेस का असली किंगमेकर कौन होगा? ये आने वाले कुछ दिनों का सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल है। तो ये था पूरा विश्लेषण इस मैसिव पॉलिटिकल शिफ्ट का। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने तमिलनाडु पॉलिटिक्स और टीवी के राइज के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। दोस्तों, ऐसे ही और भी बेहतरीन फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर्स लगातार देखने के लिए अभी के अभी स्टडी इन बिहार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए डीकोड करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।